नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना का ऐलान किया है। एनएमपी यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत ब्राउनफील्ड यानी बेकार पड़ी शासकीय परिसंपत्तियों को विकास और संचालन के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। सरकार को इससे 6 लाख करोड़ रुपए की आय की उम्मीद है। इनमें रेलवे, एयरपोर्ट और राजमार्ग शामिल हैं। रेलवे की परिसंपत्तियों में रिहायशी और कारोबारी जमीन, गोदाम, खदान वगैरह भी हैं। सरकार का ये भी मानना है कि निजी कंपनियों को ये परिसंपत्तियां एक निश्चित अवधि के लिए दी जाएंगी और मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। केंद्र की इस योजना को जिस तरह से विपक्ष ने लिया है, जाहिर सी बात है कि इसका विरोध विपक्ष कर रहा है। सरकार के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। विपक्ष इसे देश बेचने की योजना बता रहा है, तो मोदी सरकार निजीकरण को राह दिखाने के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी के साथ निजीकरण और राष्ट्रीयकरण की बहस एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। पूछा जाने लगा है कि सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण कहां तक सही है। वहीं निजीकरण के पक्ष में दलील दी जा रही है। दुनिया भर के बाजारों में प्रतिस्पर्धा से व्यावसायिक कुशलता, प्रबंधन, पूंजी और तकनीक इतनी अहम है कि सरकारों को व्यापार और कारोबार में जो मुक्ति ले लेनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकारों को व्यापार और कारोबार से मुक्ति ले लेनी चाहिए और शासन व्यवस्था पर ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक न्याय, अवसरों की समानता और संसाधनों का सम्मानपूर्वक और समान बंटवारा करना भी होता है। और ऐसे में निजीकरण पर पुनर्विचार बेहद जरूरी है और इस पर बहस भी बहुत जरूरी है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर इस साल की सबसे बड़ी घोषणाओं की यदि हम बात करें तो शायद सरकार की सबसे बड़ी घोषणा यही है, जहां पर हमने ये देखा है कि सड़कें भी अब निजी हो जाएंगी, अस्पताल भी और रेलवे भी निजी हो जाएंगे। इसका क्या असर पड़ सकता है, किस तरह की बहस जरूरी है, आज विशेष में इसी बात पर विशेष रिपोर्ट्स। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी हफ्ते 6 लाख करोड़ रुपए के एनएमपी यानी राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना का ऐलान किया। यानी सरकारी परिसंपत्तियों के विनिवेश से 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। सरकार ने ये आंकड़ा सबके सामने रखा है और इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम तक का मौद्रीकरण शामिल है। इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। और ये कोई मोदी सरकार की नीति ऐसी नहीं कि अचानक से आई है। लगभग हर एक बजट में हमने ये देखा है कि कैसे धीरे धीरे सरकार जो है वो चीज़ों को निजीकृत करती जा रही है और उसी रास्ते पर ये एक बड़ा कदम जरूर कहा जा सकता है। अभी तक इस रास्ते को किस तरह से वित्त मंत्री ने सबके सामने रखा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए। निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए देश की करीब 6 लाख करोड़ की ब्राउनफील्ड सरकारी संपत्तियों का विनिवेश किया जाएगा। अब सरकार 70 साल में बनाई गई संपत्तियों को यूं ही खत्म होते नहीं देखना चाहती। वो पैसा किस काम का जिससे कमाई भी न हो, लिहाजा सरकार हर उस सेक्टर को निजी क्षेत्र के हवाले कर देना चाहती है जिससे उसे कमाई की गुंजाइश हो। ब्राउनफील्ड के माने ऐसी परिसंपत्तियों से हैं जो उपयोग में नहीं है, जिनके विकास की योजनाएं लंबित हैं। सरकारी संपत्तियों को निजी कंपनियों के हवाले करने की इस योजना को नेशनल मोनेटाइजेशन का नाम दिया गया है। ये भी ताड़ ठोक कर कहा जा रहा है कि इन संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। ये संपत्तियां हैं बुनियादी ढांचा क्षेत्र जैसे रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे और इनकी जुड़ी संपत्तियां। सरकार को उम्मीद है कि इन संपत्तियों की लीज से अगले साल मार्च तक सरकार 1,75,000 करोड़ रुपए जुटा लेगी।
it was very clear that the public expenditure in infrastructure will have to be really increased, and also continuously I have kept monitoring. So the target which will have to be achieved in spite of the second wave, we've been monitoring all the departments and also the public sector undertakings. They are ramping up. The value from the consideration and the private investment which will come into maintaining it, optimally utilizing it, putting it for a larger cost, all this will generate greater value and it will unlock resources for the economy. मोदी सरकार को रेल, सड़क और हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़ी संपत्तियों की निजी क्षेत्र को लीज देने से अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की निवेश की संभावना का अनुमान है। यानी विनिवेश से सरकार को इन संपत्तियों के विकास और संसाधन जुटाने की उम्मीद है। निजी निवेश हासिल करने के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी एवं वडोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की शिनाख्त की गई है। इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जाएगा। The contractual partnerships which we will enter in executing this monetization pipeline will be with full KPIs and performance standards ensured. So the KPIs and performance standards will have to be complied with for getting through the monetization pipeline. योजना के तहत निजी कंपनियां इनविट मार्क का इस्तेमाल करके एक निश्चित मुनाफे के लिए परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं। इसके अलावा इन कंपनियों को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों का संचालन और विकास का भी अधिकार होगा। इसके लिए गोदाम और स्टेडियम जैसी कुछ संपत्तियां भी संचालन के लिए लंबी अवधि के पट्टे पर दिए जाने की योजना है। सरकार का कहना है कि इन परिसंपत्तियों को बेचा नहीं जा रहा है, इनका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा और निश्चित अवधि के बाद ये परिसंपत्तियां सरकारी एजेंसी के पास वापस आ जाएंगी। Ownership of assets remains with the government. That was a slide shown. I'm just showing it here. The ownership remains of those assets with the government, and there will be a mandatory hand back. They'll have to give back after a certain time. सड़क के बाद रेलवे दूसरी बड़ी सरकारी परिसंपत्ति है। सरकार ने मौद्रीकरण के लिए कुल 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियों, रेलवे के कई खेल स्टेडियम और कॉलोनियों के साथ ही प्रसिद्ध कोंकण और पहाड़ी रेलवे की पहचान की है। सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 तक 4 वर्षों में रेलवे की ब्राउनफील्ड अवसंरचना संपत्तियों का मौद्रीकरण कर 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक हासिल किए जाएंगे। यानी सरकार के कुल 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लक्ष्य का 25% हिस्सा रेलवे के विनिवेश से होगा। सरकार का दावा है कि वो निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की कामयाबी के बाद PPP योजना लागू करने के लिए रास्ता खुल जाएगा। फिलहाल सरकार की योजना सड़क क्षेत्र से 1.6 लाख करोड़ रुपए, रेलवे संपत्ति से 1.52 लाख करोड़ रुपए, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों से 45,200 करोड़ रुपए, प्राकृतिक गैस संपत्ति से 39,832 करोड़ रुपए और दूरसंचार परियोजनाओं से 35,100 करोड़ रुपए जुटाने की है। इस बार बजट पेश करते वक्त ही मोदी सरकार ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। निर्मला सीतारमण ने NMP को अपने बजटीय लक्ष्य में शामिल कर लिया था। The budget that we presented in February 2021 was clearly something which was prepared in the light of the pandemic affected economy 2020 in order to make sure that the economy gets the necessary support from us, from the government. We clearly identified as infrastructure being the central pillar through which, if public expenditure happens, you're able to be sure that the revival will be clearly predictable, and also it will have immediate spillover effective, which itself can create that cycle of demand. राष्ट्रीय राजमार्गों और नई सड़कों के 26,700 किलोमीटर के मौद्रीकरण से सरकार को 1.6 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इनमें से कुछ संपत्तियों के मोनेटाइजेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का रास्ता अपनाया जाएगा। यानी इनविट के जरिए इन राजमार्गों के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। वहीं अगले 4 सालों में यानी वित्त वर्ष 2022-25 के दौरान
प्रमुख रेल संपत्तियों में 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियां, 1400 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी, कोंकण रेलवे का 741 किलोमीटर लंबा हिस्सा, 15 रेलवे स्टेडियम और चयनित रेलवे कॉलोनियों को 4 पहाड़ी रेल का निजी भागीदार के जरिए मौद्रीकरण किया जाएगा। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर कोंकण रेलवे से 7,281 करोड़ और पहाड़ों पर चलने वाली रेलवे के मौद्रीकरण से 630 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। रेलवे के बाद बिजली की ट्रांसमिशन लाइन को भी मौद्रीकरण योजना से जोड़ा गया है। सरकार का अनुमान है कि बिजली के 28,608 सर्किट किलोमीटर बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के मौद्रीकरण 45,200 करोड़ रुपए और अन्य 39,832 करोड़ रुपए 6 गीगावाट की विद्युत उत्पादन संपत्तियों से आएंगे। दूरसंचार क्षेत्र में भारत नेट फाइबर योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना मानी जाती है। इसके जरिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम 2021 तक पूरा किया जाना था। अब इसके विकास के लिए मोनेटाइजेशन का रास्ता अपनाया गया है। 2.86 लाख किलोमीटर और BSNL एवं MTNL के 14,917 सिग्नल टावर्स के मौद्रीकरण से 35,100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार गोदामों और कोयला खदानों में मौद्रीकरण से 29,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सरकार की नजर देश की पाइपलाइन पर भी है। सरकार को 8,154 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के मौद्रीकरण से 24,462 करोड़ रुपए और 3,930 किलोमीटर उत्पाद पाइपलाइनों के मौद्रीकरण से 22,504 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। वहीं हवाई अड्डों के मौद्रीकरण से 20,782 करोड़ रुपए और बंदरगाहों से 12,828 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सहित 2 राष्ट्रीय स्टेडियम निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे। इनके साथ बेंगलुरु और चंडीगढ़ के पास जीरकपुर के 2 रीजनल सेंटर्स के मोनेटाइजेशन से सरकार को 11,450 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इनके अलावा दिल्ली में सरोजनी नगर एवं नौरोजी नगर सहित 7 आवासीय कॉलोनियों के पुनर्विकास और साथ ही खिटोरनी में 240 एकड़ भूमि पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स के डेवलपमेंट से भी 15,000 करोड़ रुपए जुटाए जाने की उम्मीद है। सरकार को ये भी भरोसा है कि योजना की संख्या, आकार, परिसंपत्तियों के प्रकार की वजह से निवेशक NMP में दिलचस्पी लेंगे और उनका विश्वास बढ़ेगा। हालांकि कोरोना वायरस, लॉकडाउन और उसके बाद की मंदी ने निजीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। सरकार को अब भी इस वित्त वर्ष से मार्च 2022 तक इस तरह की बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस समय केंद्र सरकार विनिवेश पर ज्यादा ध्यान दे रही है और गौरतलब है कि सरकारें भले बदलती रही हो, विनिवेश का मसला सरकारों को अपने अपने निजी हितों के तहत भाता रहा है। ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों को एक तय समय के लिए निजी कंपनियों को देकर संसाधन जुटाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन अभी तक वो ये नहीं बता पाई है कि जो इतिहास देखा जाए उस इतिहास के हिसाब से विनिवेश से कभी भी सरकार को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तय लक्ष्य से आधे संसाधन जुटाने भी मुश्किल होते जाते हैं क्योंकि कोई भी कुशल व्यवसायी, उद्योगपति सरकारी परिसंपत्तियों के तय लक्ष्य पर खरीदने को तैयार नहीं होता। वहीं सामाजिक दृष्टि से रोजगार के लक्ष्य को पाना भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है और निजी क्षेत्र में तो आरक्षण दिलाना बहुत दूर की कौड़ी है। ऐसे में विपक्षी दल विनिवेश को लेकर जनमत निर्माण करने में कामयाब नजर आते हैं और जिस तरह से अभी पक्ष और विपक्ष में तलवारें खिंची हुई हैं, ऐसे में विपक्ष का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। ये विडंबना ही है कि आज जो सरकार में है वो कभी निजीकरण का विरोध करते आए थे और जो आज विपक्ष में है वो निजीकरण के हिमायती रहे हैं। तमाम आप संसद की बहसें देख लीजिए जहां पर निजीकरण को लेकर जबरदस्त बहस हुई और तरह तरह के आरोप विपक्ष ने, तब बीजेपी विपक्ष में थी और कांग्रेस और यूपी सरकार सत्ता में थी और सत्ता पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन आज माहौल बदला हुआ है, किरदार बदल गए हैं, मामला लेकिन वही है। NMP यानी राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति को लेकर विपक्षी दल मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक होते जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे निजीकरण का
निजीकरण का नाम जो है वो इस तरह से बदला है और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ खास कंपनियों का एकाधिकार बढ़ेगा। साथ ही तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी और वाम मोर्चा समेत सभी विपक्षी दल खुलकर निजीकरण के विरोध में सामने आ गए हैं और इस पूरे हफ्ते में ये जो हलचल रही है इस बात की ताकीद कर रही है कि आने वाले समय में भी ये मामला गर्माता ही रहेगा। अब डंके की चोट पर देश बेचा जा रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को देश बेचने की औपचारिक घोषणा बता रही है। कांग्रेस लंबे वक्त से प्रधानमंत्री मोदी पर अपने मित्र उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस को अपने हथियार में धार देने का नायाब मौका मिल गया है। राहुल गांधी इसे मौद्रीकरण के बजाय देश की परिसंपत्तियों की मित्रीकरण की योजना बता रही हैं। उनका कहना है कि इससे देश में 2-3 बड़े पूंजीपतियों का एक अधिकार हो जाएगा। हिंदुस्तान की पूंजी बेची जा रही है, मगर ये आपके भविष्य पर आक्रमण है। नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आक्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस पर यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान निजीकरण करने के आरोप लगते रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं कि उनकी सरकारों ने सिर्फ घाटे वाले उपक्रमों का निजीकरण किया था। बीजेपी आम लोगों के दिमाग में ये बिठाने में काफी हद तक कामयाब हो गई थी कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अब कांग्रेस ये बताने में कोई कोताही नहीं बरत रही है कि उसकी सरकारों ने 70 सालों में देश की कितनी परिसंपत्तियां तैयार की थी। Only thing that I could glean from the finance minister's press conferences and from the reports in your media is we are going to raise money. Can that be a goal by itself? We are going to raise 1.5 lakh crore a year for 4 years. Can that be a sole goal to virtually sell assets built over 70 years? कांग्रेस रेलवे कर्मचारियों और युवाओं को आगाह कर रही है कि सरकार के इस कदम से देश में पहले से ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी बेरोजगारी और भयावह रूप लेगी। इसी दलील के साथ पार्टी मोदी सरकार के पिछड़ों के आरक्षण के दाव को भी बेअसर करने में जुटी हुई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनाते बनाते मोदी जी ने पूरी सरकार को अरबपति मित्रों पर निर्भर बना दिया। वहीं सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर कहा कि स्टॉप दिस सेल ऑफ इंडिया, हमारे भारत को बेचना बंद करो मोदी जी। ममता बनर्जी ने भी निजीकरण को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। ममता ने कहा है कि ये देश मोदी या बीजेपी की निजी संपत्ति नहीं है। I already told you that it is not the Modi's asset, it is that country's asset. Modi cannot sell the country's asset and the public asset like this. It is not the BJP party affairs, it is the country's affairs. We are shocked. It is a unfortunate decision. राष्ट्रीय जनता दल भी मोदी सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है। तेजस्वी यादव ने इसे आंगन बेचकर घर चलाना बताया है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बुलाई विपक्षी दलों की बैठक में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई। इसके लिए विपक्षी दल 20 से 30 सितंबर के बीच अपने अपने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आज भले ही कांग्रेस और विपक्षी निजीकरण को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश को बेचने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपीए की सरकारों पर सरकारी संपदा के निजीकरण का आरोप लगाया और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और गरीबी हटाओ के नारों से लोकप्रियता हासिल तो उन्होंने की, लेकिन परवर्ती सरकारों ने उदारवाद की ऐसी आंधी चलाई कि गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। और ये सब कुछ हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए हमारा बाजार खोलने के नाम पर। और उसके बाद तो विनिवेश का जो दौर चला, हर एक सरकारों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपनी सुविधा से, अपनी अपनी इच्छा से विनिवेश करना शुरू कर दिया, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारी आम जनता के लिए एक खतरा साबित होता रहा।
30 बरस पुरानी 90 के दशक की तस्वीर अब कितनी बेमानी लगती है जब गांव और खेत खलियानों में बच्चों के हाथ में भी मोबाइल फोन पर वीडियो देखने की आजादी है। तब देश में एक टीवी चैनल था, आज सैकड़ों चैनल है। ग्लोबल और लोकल कुछ इस कदर मिक्स हो गया है कि दुनिया ग्लोकल होती जा रही है। तब टीवी पर खाड़ी गीत देखना कितना रोमांचक लगता था। आज दुनिया के किस कोने में क्या घट रहा है या अफगानिस्तान में इस वक्त बम फट रहा है, सबको पता है। ये बात अलग है कि आटा भले ही ना हो, लेकिन डाटा का खर्च अब सबके बजट में शुमार हो चुका है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने वालों की तस्वीर नहीं बदली। ये सब बदलाव आए कांग्रेस राज में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में। जैसे सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को ढूंढा था, वैसे ही राव ने मनमोहन सिंह को तलाश किया। यूजीसी दफ्तर में बैठे मनमोहन सिंह को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिला था। पीएम बनने के बाद राव को कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने 8 पेज का नोट देकर ये बता दिया था कि देश की माली हालत बहुत खराब है। हालात इस कदर बदतर थे कि स्विट्जरलैंड की बैंक में सोना गिरवी रखकर चुपके कर्ज लेना पड़ रहा था, वो भी सिर्फ $40 करोड़ के लिए। मनमोहन सिंह ने लाइसेंस परमिट राज खत्म कर निजी क्षेत्र के लिए बाजार खोल दिया। आयात निर्यात नीति बदली, विदेशी निवेश का स्वागत किया गया। सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए आयकर में छूट दी गई। निजी बैंकों को अनुमति दी गई। टेलीकॉम सेक्टर के उपकरण उत्पादन शुरू हुआ और मोबाइल कंपनियां मैदान में आने लगी। कहां तो एक एसटीडी कॉल के लिए घंटों लाइनें लगानी पड़ती थी। इसके लिए ही विमानन क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। आज इसी के दम पर हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वालों को चढ़ने का दावा करते हैं। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। ये बात अलग है कि आज हवाई जहाज में चढ़ने वाले ही हवाई चप्पल पहनने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन उदारीकरण के 30 बरस में प्रसारण क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, टेलीकॉम और बैंकिंग क्षेत्र में विस्तार जैसे उदारवादी नीतियों पर सूझबूझ से अमल ने आज देश को आधुनिक क्षेत्र की श्रेणी में पहुंचा दिया। हालांकि 1991 के बाद कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों के उलट नीति पर चली। विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए इंदिरा गांधी ने समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नीतियां बनाई। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, साधारण बीमा का राष्ट्रीयकरण, निर्यात और आयात पर सरकारी कंट्रोल, खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण, एकाधिकार खत्म करना और आर्थिक संसाधनों का संकुचन रोकना, शहरी आय और संपत्ति की सीमा तय करना, जमीन सुधार और राजाओं को मिलने वाले प्रीवी पर्स को बंद करना जैसे अहम कदम शामिल थे। राव और मनमोहन सरकार बैंकों के निजीकरण की राह पर चली, तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर गरीबी हटाने का सपना दिखाया था। ऐसे में निजीकरण की राह दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। गांधी का ये मानना है कि वो राज्य की सरकारें भी जो इस प्रकार का मोनेटाइजेशन कांग्रेस के नेतृत्व में कर रही हैं, वो सब अपने राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि दिस मैन्स पॉलिटिक्स बिगिंस विद हिपोक्रेसी, इज सस्टेन्ड थ्रू एरोगेंस एंड एंड्स विद कंटेम्प्ट। सही कह रही है स्मृति ईरानी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का निजीकरण कर कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। वहीं एयरपोर्ट का निजीकरण यूपीए की सरकार के दौरान ही हुआ था। यूपीए के 2 कार्यकाल में मनमोहन सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी आलोचना होना वाजिब है। 2009 में उन सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचे गए जो मुनाफे में थे। तब यही पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे जिन्होंने 10% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। एमएमटीसी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन समेत 9 कंपनियों में विनिवेश की योजना बनाई गई थी और उम्मीद की जा रही थी कि इससे 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की आय होगी। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कार्यकाल में मोदी सरकार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा।
सड़कों के निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र के विकास, खातों में सीधे पैसे पहुंचाने से वित्तीय समावेश के क्षेत्र में एनडीए सरकार का प्रदर्शन कम से कम यूपीए के दूसरे कार्यकाल से बेहतर रहा। लेकिन मोदी के दूसरे कार्यकाल में नोटबंदी का दूरगामी असर, जीएसटी का अव्यावहारिक अमल, महामारी और मंदी की मार ने आज देश की संपदा बेचने के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। सरकार के अहंकार की वजह से अर्थव्यवस्था की जान छुड़ाकर इस्तीफा देकर भागते रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर इतिहास के छात्र रहे, तो वित्त मंत्री की वित्तीय मामलों की जानकारी पर सवाल उठते रहे, जबकि कांग्रेस के पास विशेषज्ञों की कमी नहीं रही। यही वजह है कि 40 करोड़ डॉलर के लिए सोना गिरवी रखने वाला देश आज 610 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा कर चुका है। और सच्चाई तो ये भी माननी होगी कि देश के हालात के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराने वाली बीजेपी उनके कार्यकाल से बनने शुरू हुए पब्लिक सेक्टर की परिसंपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद रखती है। अंशुमन त्रिपाठी, एपी न्यूज। ये विडंबना ही है कि इस देश में चुनाव इस बात पर लड़े जाते हैं कि आम आदमी को क्या सुविधा मिलेगी, क्या चीज फ्री मिलेगी। यहाँ तक कि इस देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो खाने फ्री देंगे, खाना फ्री देंगे, टेलीविजन फ्री देंगे, या फिर बसों की यात्रा फ्री देंगे, लाइट, बिजली और सड़क की व्यवस्था फ्री देंगे। इस पर चुनाव लड़कर जीतते आए हैं और सरकारें भी बनाते आए हैं। उसी देश में सरकार अब निजीकरण की ओर जा रही है उन चीजों पर जो कि आम आदमी की सुविधाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दरअसल सियासत अब तिजारत बन गई है और निजीकरण राजनीतिक दलों के लिए राजस्व घाटे को पूरा करने का एक बेहद आसान तरीका। देश के आर्थिक प्रबंधन में सरकारों ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता के पैसे से बनाई गई सरकारी परिसंपत्तियों को नीलाम किया जाता है। गौरतलब है कि आपसे जो टैक्स लिया जाता है अब तक इसी नाम पर लिया जाता रहा है कि इसी से सड़कों का निर्माण होता है, रेलवे को अच्छा किया जाता है, अस्पताल और स्कूलों की सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन अब इसी आपकी अपनी चीजों का निजीकरण का फैसला सरकार ने लिया है। जाहिर सी बात है कि इसमें राजनीतिज्ञ और पूंजीपतियों का एक गहरा संगठन, जिसको कहा जाए नेक्सस कहा जा सकता है, वो काम करता है और इस तरह से पूंजीवाद क्रोनी कैपिटलिज्म में तब्दील हो जाता है, जिसे जनता का दोहन और शोषण के लिए बना गठजोड़ कहा जा सकता है। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा कलंक है। उधर निजीकरण को लेकर दुनिया भर में लंबे वक्त से बहस चलती आई है और अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए राज्य व्यवस्था इसका सहारा लेती आई है। पूंजीवादी व्यवस्थाओं में माना जाता है कि व्यापार करना राज्य का काम नहीं, इसे व्यापार वाणिज्य में दक्ष उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को ही सौंप दिया जाना चाहिए। वहीं इसके विरोध में कहा जाता है कि निजी हाथों में जाने से व्यापार का मकसद सिर्फ मुनाफा होता है। ऐसे में समाज के सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्पादन और रोजगार सृजन नहीं हो पाता। लेकिन अनुभव बताते हैं कि देश में नेताओं, पूंजीपतियों और नौकरशाहों का गठजोड़ निजीकरण को भ्रष्टाचार के विशाल अवसर में बदल देता है और वर्षों की मेहनत से बनाई गई सरकारी संपत्तियां औने पौने दामों में निजी कंपनियों के हवाले कर दी जाती हैं। एक एक टके की कीमत तुम क्या जानो सरकारी बाबूजी। एक लाला और एक आईएएस की तुलना क्या खूब की है मोदी जी। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मानते हैं कि चोखा धंधा तो व्यापारी ही कर सकता है। ये निजीकरण के पक्ष में सबसे बड़ी दलील मोदी जी से पहले नौकरशाहों की उनकी हैसियत शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने बताई। सवाल तो खड़ा होता है, क्या सालों की सामाजिक प्रशासन के अनुभव और लगातार मिल रहे प्रशिक्षणों के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों में 8वें फेल व्यापारी से कम योग्यता यह नैतिक बल होता है? जिस प्रशासनिक सेवा को देश के स्टील का ढांचा माना जाता है, जो संविधान से और लोकतंत्र से बंधा है और राजनीतिकों को मनमानी करने से रोक सकता है, वो तबका वाकई इतना नाकारा हो चुका है। घूसखोरी और भ्रष्टाचार से कूट संपत्ति बनाने के आरोप इतना चस्पा हो चुके या उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी गल चुकी है कि संसद में प्रधानमंत्री को ये भाषा इस्तेमाल करनी पड़ रही है। क्या दक्षता के नाम पर इस तबके में लेटरल एंट्री से घुसाए जा रहे निजी क्षेत्र के लोग संविधान, राज्य व्यवस्था
और लोकतंत्र की शपथ का निर्वाह ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, या किसी व्यापारी में अपने कर्मचारियों, स्थानीय समाज और देश के हितों के लिए ज्यादा जिम्मेदारी का भाव होता है? क्या 70 साल से देश की पब्लिक सेक्टर इकाइयां घाटे में चल रही हैं? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल गैर जरूरी है। इससे ये भी साफ है कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक क्षेत्र को गैर जरूरी मान रही है। इसके पीछे स्पष्ट धारणा है कि व्यापार और अर्थव्यवस्था में सरकार का सीमित दखल होना चाहिए। पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था बाजार के असूलों से चलती है, वहीं सरकार को व्यावसायिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन की बजाय शासन की दक्षता पर ध्यान देना चाहिए। इस पर मोदी सरकार का कहना है कि सिर्फ ब्राउनफील्ड यानी कि बेकार बड़ी संपत्तियों को ही निजी हाथों को दिया जा रहा है। There is no land here. This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. कंपनियों की कार्यकुशलता के लिए निजीकरण करना एक थोथी दलील है। सच्चाई ये भी है कि सार्वजनिक उपक्रम समाज के सभी वर्गों के हितों के अनुरूप उत्पाद और रोजगार का सृजन करता है, जबकि एक व्यवसायी का लक्ष्य मुनाफा होता है। वो सस्ती से सस्ती दरों में कम से कम व्यक्तियों से अधिक काम लेना चाहता था। साथ ही उन्हें कभी भी रखने और निकाल देने का अधिकार भी दे दिया है। यही नहीं, उसे स्वास्थ्य बीमा, बोनस, ग्रेच्युटी, इंक्रीमेंट और पीएफ जैसी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ठेका मजदूर बनाने का भी अधिकार मिल चुका है। कानून भी अब उसे अपने हक की लड़ाई की इजाजत नहीं देती। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर शासन का काम क्या अंग्रेजों की तरह टैक्स वसूली और कानून व्यवस्था भर है। राज्य व्यवस्था नागरिकों को रोजगार या उसके अधिकार देने के लिए नहीं, तो फिर लोकतंत्र किसके लिए? निजीकरण से गरीबी, मंदी, बेरोजगारी दूर हो। मोदी सरकार निजीकरण की इस दलील को मानती है कि निजी कंपनियां व्यावसायिक उपक्रमों को अधिक दक्षता से मैनेज करें और लाभ की स्थिति में ले आएंगे, जिससे राज्यों को भी मुनाफा होगा और व्यापारी को। सरकार का मानना है कि इससे निवेशकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अर्थव्यवस्था में गति आएगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकारी उपक्रमों के बहुत से सामाजिक आर्थिक लाभ हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना की गई। सैद्धांतिक तौर पर विचारों का निजीकरण की प्रक्रिया से मतभेद होता है। पूंजीपति कच्चे माल, सस्ता श्रम, आसान कर्ज, मुफ्त की जमीन, आसान कानून और माल ले जाने में सुगमता के आधार पर कंपनी जताता है। वो सिर्फ इसके लिए माल बनाता है। जिसके पॉकेट में माल हो, दाम के लिए काम करता है व्यापारी। उसे कोई लेना देना नहीं है कि जो सुविधाएं उसे जिस जगह लाभ कमाने का मौका दे रही है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी उसकी जिम्मेदारी बनती है और उसे स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन व्यापारी इसे जिम्मेदारी नहीं मानता, न ही कोई कानून से उसे सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए बाध्य करता है। ऐसे में सरकार भी आरक्षण की जिम्मेदारी से हाथ धो लेना चाहती है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद कीर्ति पी चिदम्बरम के सवाल पर लिखित जवाब में बताया गया कि वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव करार ने बताया, आरक्षण की नीति केवल सरकारी कंपनियों पर लागू। रणनीतिक विनिवेश के बाद कोई कंपनी सरकारी नहीं रह सकती, तो इसका फायदा आरक्षण का लाभ ले रहे कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी मोदी सरकार के पिछड़ों के आरक्षण के दाव को झुंझुना बता रही है। इससे काफी नॉक ऑन इफेक्ट्स आएंगे। इस पे रिजर्वेशन का इफेक्ट होगा, इस पे जॉब लॉसेस का इफेक्ट होगा, इस पे अलग अलग रिपरकशंस आएंगे। उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हमने चिदम्बरम जी से अभी बात की है कि इनको कांग्रेस पार्टी डिटेल में स्टडी करे और फिर अपनी पोजीशन उन पे आपके सामने रखे। यही नहीं, टेलीकॉम के मामले में साफ देखा गया है कि शुरुआत में इन कंपनीज ने प्रतिस्पर्धा बाजार के नाम पर सरकारी उपक्रमों की कीमत में अपने लिए बाजार खुलवाया। धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रमों को इनके हित में खोखला कर दिया गया। नौकरशाहों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विभाग के मंत्रियों से मिलीभगत करके देश की जनता का हजारों करोड़ रुपए कमाया खाया गया और निजी कंपनियों को सरकारी नियम, कानून, पूंजी और सुविधाओं से लाखों करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। एक बार बोली खुलने के बाद सरकारी बैंकों को अपने स्वागत द्वार खोल देते हैं। जहां कर्ज बाकी रहने पर किसान क्रेडिट काम नहीं आता। बैंक का मुलाजिम तहसील के भू रिकॉर्ड सेक्शन में अनाधिकृत रूप से पूरे दिन बैठकर इस बात की तस्दीक करता है कि दिखाए गए खसरे पट्टे पर कोई आर्थिक या कानून उलझन तो नहीं। वही सुंदरियों के साथ यार्ड में पार्टी कर कैलेंडर छाप कर अपनी रईसी दिखाने वाले
इन उद्योगपतियों के लिए सरकार के मंत्री फोन के जरिए कर्ज उपलब्ध करा देते हैं और उन्हें देश से भागने के लिए सेफ पैसेज भी दिया जाता है। यही नहीं, सरकार बचाने और गिराने के खर्च का जिम्मा भी इन्हीं के हाथ में रहा। इन क्रोनी कैपिटलिस्ट के इलेक्ट्रल फंड और चुनावी ब्रांड के जरिए किए जाने वाले चुनावी चंदे का हिस्सा देखें तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सत्तारूढ़ पार्टी को करीब 80% चंदा तो बाकी में सारा विपक्ष का हिस्सा है। ये जानकारी तो आरटीआई से मिलने वाली जानकारी के आधार पर कितना काला पैसा चुनाव के लिए दिया जाता रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं। पैसे से प्रचार और वोट खरीद कर चुनाव जीतने वाले देश में अब लोकतंत्र कितने दिन और सांस ले पाएगा कहना मुश्किल है। अब तो 1 लाख करोड़ के खर्च से होने वाले आम चुनाव में पूंजीपति उसी पार्टी को फंड देते हैं जिससे सरकार बनने के बाद बैंक, रेल, हवाई अड्डे, सड़कें, तेल लाइनें और सरकारी संपत्तियों से मुनाफे की हर उस लूट का अलिखित करार हो जाता है। मसलन 1940 से देश में रक्षा क्षेत्र के विमान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कर्मचारियों को वेतन के लिए हड़ताल करनी पड़ी, तो पीएम मोदी के साथ जाने वाले उद्योगपति अनिल अंबानी के चंद दिन पहले बनी निजी कंपनी निजी को निजीकरण के बगैर ही राफेल और ऑफसेट करार हासिल हो जाता है। यही नहीं, और विदेशों से सरकारी आर्थिक समझौतों में इन उद्योगपतियों को लाभ के लिए शामिल कराने के दबाव डालने के आरोप खुलकर लगने लगे। ये सब अनिल अंबानी साहब को सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 60,000 करोड़ का अडानी साहब को। अडानी ग्रुप टू बिड फॉर सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ये सरकारी कंपनियां जिन्हें 50-50 साल का अनुभव था, जिनके पास आज अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, जो काम ही ये करते हैं, ये उनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब को गया। यही नहीं, संविधान की ताक पर रखकर काम शुरू हो गया है। कृषि राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की जमीनों को निजी क्षेत्र को दिलवाने के लिए व्यापार वाणिज्य के लिए चोर दस्तावेज से खेती किसानों में घुसे, क्योंकि व्यापार वाणिज्य से बढ़ती सूची में आता है और केंद्र को कानून बनाने का हक मिल जाता है। यही नहीं, विवाद की स्थिति में डीएम एसडीएम की यहाँ जमीन पर बैठा कर गरीब किसान हार जाएगा और अफसर के बगल में बैठा कोट पैंट वाला व्यापारी घूस देकर सौदा कमाएगा। गलत नहीं कहते, प्रधानमंत्री प्रशासनिक अफसरों की छवि नए जमींदारों से ज्यादा भूतपूर्व बाबुओं की हो गई है। निजीकरण की अच्छाइयां भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन सरकारें बजट घाटा कम करने के लिए निजीकरण का रास्ता अपनाती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि निजीकरण का इस्तेमाल सार्वजनिक कंपनियों के भौतिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुनाफा ही देखकर व्यापारी को धंधा दिया जा रहा है, तो सरकार की मजबूरी के दाम भी कारोबारी कौड़ियों से ही लगाएगा। और 70 साल में जनता की मेहनत से कमाई लाखों करोड़ का सरकारी बैंकों के जरिए दिए गए कर्ज की माफी के बाद पूंजीपतियों को अब जनता की जायदाद भी सौंपी जाएगी। इसके बाद वो तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल देंगे और आप अपने और अपने बाल बच्चों को देख लेना है। अंशुमान त्रिपाठी, EPN। भले ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना से बड़ी सफलता की उम्मीद हो, बहुत बड़ी उम्मीद हो कि 6 लाख करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन जो जानकार हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, वो सभी इसकी कामयाबी को लेकर संदेह जता रहे हैं। निजीकरण को लेकर भारत समेत पूरी दुनिया में नए सिरे से बहस हो रही है। रोजगार सृजन को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं पर उचित मूल्य पर उनको उत्पाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बजाय बाजार में एकाधिकार की प्रवृत्ति तो नहीं देखी जाएगी। भारत में बैंकिंग, ऊर्जा और टेलीकॉम सेक्टर को इसकी मिसाल के तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है, जाहिर सी बात है कि कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सरकार की NMP योजना को लेकर संदेह और शंकाओं का निवारण होना बेहद जरूरी है। मिर्जा गालिब ये अल्फाज आज के दौर में भी उतने ही मौजूद जितना तिरंगी सरकार के। फर्क सिर्फ चमड़े के रंग का है। कोई भी सरकार रही जनहित से ज्यादा निजी हित के लिए काम करना है, राजनीति बन गया। उदारीकरण ने भले ही देश को आधुनिक तकनीक के दौर में पहुंचा दिया, लेकिन समाज के आखिरी आदमी की मुश्किलें कम नहीं की। और तो और अब सड़क पर चलना दूभर हो रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और नई सड़कों के 26,700 किलोमीटर के मौद्रीकरण से सरकार को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सड़कों के निर्माण के काम को निजी कंपनीज को सौंपने की नसीहत दी। NHAI को लिखे खत में कहा गया है कि सड़क निर्माण अब घाटे का सौदा बन चुका है और कंस्ट्रक्शन कंपनी काम अधूरा छोड़ रही है। ऐसे में NHAI को रोड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह अपनी परिसंपत्तियों को
मोनेटाइज करने की तरकीब सोचनी चाहिए। यानी अब सड़कों का निर्माण सरकार की जिम्मेदारी नहीं रही। पहले ही एक्सप्रेसवे निर्माण के जरिए भारी टोल टैक्स वसूला जाने लगा है। ऐसे में अब सभी राजमार्गों पर निजी कंपनीज को उपलब्ध कराई सेवाओं के बदले पैसे वसूलने की छूट मिल जाएगी। वहीं रेल तो हर आम आदमी की पहुंच के भीतर होनी चाहिए, लेकिन पिछले कई सालों से रेल यात्रा हवाई यात्रा के खर्च के करीब पहुंचती जा रही है। तत्काल के टिकट तो शेयर मार्केट की तरह हो गए। सरकार ने मौद्रीकरण के लिए कुल 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री रेलगाड़ियों, रेलवे के कई खेल स्टेडियम और कॉलोनीज के साथ ही प्रसिद्ध कोंकण और पहाड़ी रेलवे की पहचान की। सरकार रेलवे की बिक्री के लिए खरीदारों को लुभाने के लिए हर तरकीब आजमाने को आमादा है, लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कि रेगुलेटर का नहीं होना, फिक्स्ड हॉलेज चार्ज, रेवेन्यू शेयरिंग बिजनेस मॉडल, रूट, फ्लेक्सिबिलिटी जैसी कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से निजी कंपनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा था कि रेलवे को बेचा नहीं जाएगा। विपक्षी दल जनता को भरमाने की कोशिश कर रही है। कम ब्याज से आज दुनिया में पैसे मिलते हैं, हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। एक महीने पहले से रेलवे ने रेलवे के क्लस्टर बंटवारे के लिए नीलाम बोली की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें 2 ही कंपनीज ने रुचि दिखाई। ऐसे में सरकार दोबारा नीलामी की योजना बना रही है। दरअसल पैसा लगाने वाला बेचने वालों से ज्यादा अक्लमंद होता है। गर्जमंद सरकार के रेवेन्यू मॉडल पर कोई भी निजी कंपनी तैयार नहीं होती, बल्कि मुनाफे को दुगना करने के लिए हर हथकंडे अपनाएगी। इन प्राइवेट प्लेयर्स को खुश करने के लिए यात्रियों से अब यूजर चार्जेस भी वसूला जाएगा। रेलवे के स्टेडियम भी अब निजी कंपनीज के हवाले होंगे। दिल्ली रेलवे स्टेडियम को प्राइवेट हाथों में देने का काम शुरू हो चुका है। इनके अलावा वाराणसी, मुंबई में परेल और महालक्ष्मी पटना का इंडोर स्टेडियम, चेन्नई का बेहाला, कोलकाता, बेंगलुरु, कपूरथला, लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर, गुवाहाटी, सिकंदराबाद के अलावा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के निजीकरण की भी योजना है। जाहिर है कि अब खिलाड़ियों और आम लोगों के लिए निश्चित रकम चुकाए बगैर यहाँ रियाज करने की इजाजत नहीं है। रेलवे निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मचारियों के अलावा अब आम लोग भी सड़कों पर उतरने लगे। इनके अलावा निजी कंपनियों को दिए जाने के 6 महीने के भीतर रेलवे कर्मचारियों को रेलवे कॉलोनीज खाली कर देनी पड़ेगी। कॉलोनीज और खाली पड़ी जमीनों पर प्राइवेट पार्टनर निवेश करेंगे और 20 साल में इसे लेकर 90 साल तक मुनाफा कमाएंगे। वहीं हवाई अड्डों के जरिए भी निजी निवेश हासिल करने की सरकार की योजना है। चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और बड़ोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के करीब 25 हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जाएगा। सरकार ने 2018 में ही अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, मैंगलुरु, जयपुर और गुवाहाटी हवाई अड्डों के परिचालन के लिए नीलाम बोली करवाई थी, जिसमें अडानी समूह ने सबसे ऊंची बोली लगाई और 5 हवाई अड्डे अडानी के लिए हुए। वहीं छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को हथियाने के बाद अडानी समूह ने इसका नाम बदलकर अडानी एयरपोर्ट कर दिया था। निजीकरण से नाराज शिवसेना ने विरोध में साइन बोर्ड उखाड़ दिए। वहीं अडानी समूह ने लखनऊ के अमौरी एयरपोर्ट मिलते ही यूजर चार्जेस 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिए। वहीं सरकार अब 5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाली भारतनेट प्रोजेक्ट से भी हाथ धो लेना चाहती है। 2,86,000 लाख किलोमीटर और BSNL और साथ ही MTNL के 14,917 सिंगल टावर के मौद्रीकरण से 35,100 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार गोदामों और कोयला खदानों में मौद्रीकरण से 29,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सरकार को 8,154 किलोमीटर लंबे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन से 24,462 करोड़ रुपए और 3,930 किलोमीटर उत्पाद पाइपलाइन के मौद्रीकरण से 22,504 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। दूरसंचार, खदान और गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में विनिवेश की योजनाओं से किसको लाभ होगा, इसका अंदाजा लगभग सभी को। लेकिन लोगों को ये समझना फिलहाल मुश्किल लग रहा है कि मोदी सरकार की इन योजनाओं का नुकसान उन्हें ही होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अंशुमन त्रिपाठी, ABN।
निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना एक अच्छा कदम माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि कई बार इस तरह के प्रयोग सफल भी होते हैं, लेकिन आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखना, आम आदमी के रोजगार और आर्थिक क्षमता की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में राज्य का मकसद भले ही व्यापार करना नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए रोजगार सृजन और उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में बुनियादी ढांचे और खासकर बुनियादी जरूरतों के सेवाओं वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों के हवाले करने से पहले दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाना जरूरी है और शायद यहीं पर सरकार फेल हुई है। तो कुल मिलाकर देखें तो निजीकरण जो कि एक आशीर्वाद के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था को मिल सकता था, लेकिन जिस तरह से अभी तक के अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि देश में जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो निजीकरण के सहारे मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और सरकारी व्यवस्थाओं में आ जाते हैं, वो कभी भी जनता का भला नहीं चाहते। और विश्व भर में इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं जहां पर निजीकरण से समस्याएं ज्यादा हुई, आम आदमियों को सुविधाएं कम मिली और दुख उन्हें ज्यादा हुए। ऐसे में यदि सरकार होती है तो सरकार से उम्मीदें ज्यादा होती हैं, सरकारी सुविधाओं से उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं और सरकार की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो किसी भी फैसले को लेकर, खासकर आर्थिक क्षेत्र में यदि वो कोई फैसले ले रही है तो उसमें वो सर्वोपरि जनता को रखे। जिस दिन सरकारें ये करने लगेंगी, जाहिर सी बात है कि उनका हर एक फैसला सही साबित होगा। लेकिन फिलहाल अभी बहस जारी है, इसका असर भी देखना बाकी है। उम्मीद है कि निजीकरण के इस फैसले से आम जनता को, आम भारतीयों को, 130 करोड़ लोगों को लाभ ही पहुंचेगा या इसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम करने में सरकार सफल रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आज विशेष में इतना ही। अगले हफ्ते आपके सामने फिर आऊंगी एक नए मामले के साथ जो कि आपके लिए, मेरे लिए बेहद विशेष है। तो आज बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।